गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 9th की आज से हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बच्चों, आपको बता देते हैं कि आपकी जो पूर्व में हिंदी की प्रबोधिनी पुस्तक चलती थी, अब वो चेंज हो गई है। जो पुस्तक चेंज होकर वापस मार्केट में आई है उसका नाम है क्षितिज, और क्षितिज की पाठ्य पुस्तक आपको बाज़ार से परचेज़ करनी होगी। सभी बच्चों को ध्यान रखना है, पुस्तक के साथ साथ आपको A4 साइज की ही कॉपी बनानी है। जो A4 साइज की आप कॉपी बनाएंगे वो कम से कम 250 पेज की होनी चाहिए। 200 से 250 पेज के बीच की कॉपी आपको बनानी है। नियमित रूप से आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसमें जितना आपको एक लेक्चर में पढ़ाया जाएगा उस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनते हुए आपको उसके अंत में जो भी गृह कार्य से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे वो आपको करने हैं। तो बच्चों, ध्यान रहे कि पुरानी पाठ्यपुस्तक अब नहीं चलेगी क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है और मार्केट में नई पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो आपको मार्केट से कक्षा 9th की नई पुस्तक क्षितिज खरीदनी है। साथ ही A4 साइज की 200 से 250 पेज की कॉपी लेनी है, क्योंकि कॉपी एक ही बनेगी। उसी में हम व्याकरण और अपनी पाठ्य पुस्तिका का सारा वर्क करेंगे। तो आज से हम अपनी कक्षा 9th की क्लासेस शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा गद्य भाग का जो पहला चैप्टर है वो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा, जिसमें बहुत सुंदर तरीके से दो बैलों की मित्रता का चित्रण किया गया है। बच्चों, इस संपूर्ण संसार में यद्यपि समस्त रिश्ते नाते अपनी जगह अपने अपने महत्व रखते हैं, लेकिन मित्रता एक ऐसा शब्द है जिस शब्द में ऐसा प्रेम घुला हुआ है, जहां हम भगवान कृष्ण और सुदामा जैसे चरित्रों की मित्रता को याद करते हैं। वैसी ही मित्रता यदि दो जानवरों में देखने को मिले तो फिर क्या कहने। ऐसी मित्रता का सुंदर चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में किया है। जो दो बैल एक साथ खेत में जोते जाते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ पानी पीते हैं, हर विपत्ति का सामना एक साथ करते हैं, ऐसी सुंदर कथा दो बैलों की कथा है, जो हम प्रथम अध्याय के रूप में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा अध्ययन प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आपको 9th से ही लेखक परिचय और कवि परिचय को लिखने की और याद करने की अभ्यास जारी रखना चाहिए, क्योंकि कक्षा 10 में आपको यही लेखक परिचय और कवि परिचय 6 नंबर के प्रश्न के रूप में प्राप्त होंगे। तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के रहने वाले थे, जहां लम्ही गांव में इनका 1880 में जन्म हुआ था। बच्चों, जन्म के उपरांत ही ये कुशाग्र बुद्धि के चरित्र वाले दिखाई देते थे। उनका मूल नाम धनपत राय था। यद्यपि मूल नाम उनका धनपत राय था, लेकिन उन्होंने उर्दू में जो भी लेखन कार्य किया और हिंदी में जो भी लेखन कार्य किया प्रारंभिक अवस्था में, तब उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा था। उन्हें लोग उस समय नवाब राय के नाम से ही जानते थे। कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद ने समाज की, धर्म की और अर्थ की यथार्थ चेतना को जागृत करते हुए ऐसी कहानियाँ और उपन्यास लिखे कि उपन्यास जगत में वो उपन्यास सम्राट कहे जाने लगे। आज भी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों को पढ़ते हुए एक सामान्य मनुष्य हृदयगत अनुभवों को प्राप्त करता है। उपन्यास के संसार में मुंशी प्रेमचंद का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद का बचपन यद्यपि बहुत अभावों में व्यतीत हुआ था,
बहुत मुश्किल से उन्होंने शिक्षा ग्रेजुएशन तक प्राप्त की और उनकी शिक्षा विभाग में नौकरी भी लग गई। उनका लेखन कार्य में जो रुझान था वो इतना अधिक था कि यद्यपि नौकरी लगने के उपरांत भी उन्होंने अपना लेखन कार्य छोड़ा नहीं। कभी रात को तो कभी दिन में जब भी समय मिले वो अपने लेखन कार्य को लेकर बैठ जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसा संग्रह लिखा जिस संग्रह में उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ उस समय अंग्रेज़ों द्वारा किए गए काले कारनामों का चित्रण करते हुए जो उनकी रचना थी, वो जब रचना बाज़ार में उपलब्ध हुई तो अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में बंद कर दिया और सोजे वतन के नाम से ये जो रचना बाज़ार में उपलब्ध हुई तो अंग्रेज़ रुष्ट हो गए और उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को जेल खाने में डाल दिया। बच्चों, कहा जाता है कि तभी मुंशी प्रेमचंद की भावनाएं बहुत आहत हुई और ऐसी भावनाओं को उन्होंने बुझने नहीं दिया और अपनी इसी लेखन कार्य की प्रेरणा को जलाए रखा और सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। जैसे ही वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपना नाम नवाब राय से बदलकर मुंशी प्रेमचंद कर लिया। यद्यपि नवाब राय वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन नवाब राय वो उर्दू जगत में बहुत अच्छा लिखते थे, इसलिए लोगों ने उन्हें नवाब राय कहा था। यद्यपि मूल नाम तो उनका धनपत राय ही था। तो इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन और कर्मभूमि जैसे महान उपन्यास और रचनाएं लिखी। यद्यपि उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, बस उसी को अपनी रचनाओं में उतारकर इस तरह से प्रस्तुत किया कि देखने वाले को लगता था कि उन्होंने जो कुछ भी अपनी रचनाओं में उतारा है वो वास्तव में एक साधारण मनुष्य का सुंदर चित्र है। उसमें एक गरीब किसान होता था, उसमें एक साधारण मजदूर होता था, उसमें नींव भरने वाले मजदूर होते थे, तो वहीं एक चरखा चलाने वाला कलहरी होता था, तो वहीं हर प्रकार से उन्होंने अपने समाज से, एक गरीबों से, उठाए हुए मजदूरों से जुड़ी हुई कहानियों की रचना करके एक यथार्थ जीवन का सुंदर चित्रण किया है। उस समय जो निर्धन और धनिक वर्गों के मध्य एक बहुत लंबा अंतराल था, उस अंतराल को देखते हुए उन्होंने हमारे समाज की तत्कालीन विसंगतियों पर प्रभाव डालते हुए ये विशेष रूप से प्रकट किया अपनी रचनाओं में कि हमारा समाज किसी भी प्रकार से ऐसी क्षीण भावनाओं से ग्रसित होने वाला नहीं है। और इसी भावनाओं को उदारता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकट किया। उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने ऊपर उठने वाली उंगली का ध्यान न देते हुए, अंग्रेज़ों के विरोध का ध्यान न देते हुए, हर प्रकार से एक साधारण मनुष्य के पक्ष में अपनी कलम को रखा। तो बच्चों, उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में देखने को मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। जहां उन्होंने एक साधारण मनुष्य को अपनी कहानी और उपन्यासों का आधारशिला में स्थान दिया, वहीं उन्होंने एक साधारण स्त्री जो हर प्रकार से कष्टों को और शोषण को सहन करती है, उसकी दुर्दशा का भी चित्रण अपनी रचनाओं में किया। उनकी एक सुंदर रचना थी निर्मला, जिसमें उन्होंने एक साधारण स्त्री की दुर्दशा भरी जीवनी का बहुत ही मर्ममय चित्रण अपनी उस उपन्यास रचना में किया हुआ है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है।
उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों का भी विशेष महत्व है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उन्होंने अपना लेखन कार्य बहुत ही सरल, सजीव और मुहावरेदार भाषा में कह दिया है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग बड़ी कुशलतापूर्वक तरीके से किया है। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद सामान्य मनुष्य से जुड़े हुए हर मनुष्य की पीड़ा को महसूस करने वाले एक ऐसे दयनीय परिवार में जन्मे जिन्होंने हर प्रकार से अभावों को बचपन से ही सीखा और देखा। उस अभावों से सीखते हुए उन्होंने अपनी कलम की ताकत को बढ़ाया और अंग्रेज़ों के विरोध को ना सुनते हुए, अपने ऊपर उठने वाली उंगली को ना देखते हुए हर प्रकार से अपनी लेखनी को मजबूत बना के रखा और इतिहास के जगत में उन्होंने अपने आप का नाम एक ऐसे स्वर्णाक्षर में लिखा कि जिस प्रकार भारतेंदु को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रेमचंद ने भी अपने युग को प्रेमचंद युगीन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। बहुत बड़ी बात है कि एक युग का नाम उस महान व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ दिया जाए। तो बच्चों, प्रेमचंद अपने उपन्यास जगत और कहानी जगत का एक ऐसा सम्राट है जो यद्यपि आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं जो हम पढ़ रहे हैं और जितनी सुंदरता के साथ उन्होंने इस रचना में दो मूक जानवरों की वाणी को अभिव्यक्ति दी है और उनकी भावनाओं को सहज रूप से प्रकट किया है, वो ये बात स्पष्ट करता है कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने जानवरों की पीड़ा को महसूस किया होगा। तो बच्चों, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, अर्थात आज़ादी बहुत आसानी से प्राप्त होने वाली कोई वस्तु नहीं है कि जिसे जाएं और बाज़ार से खरीद कर अपने घर ले आएं। तो ये बात ये स्पष्ट करती है कि उस समय हमारे देश में जो अंग्रेज़ों का शासन था, उस अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भी हम देश से आसानी से बाहर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके लिए जिस एकता की आवश्यकता थी वो हमारे देश में क्षीण विशीर्ण हो चुकी थी। इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से इस बात को भी स्पष्ट किया है कि यदि आज़ादी चाहिए तो मिलकर एक साथ आवाज़ उठानी होगी, शक्ति का परिचय तो देना ही होगा। बिना शस्त्र उठाए तो भगवान ने कौरवों से पांडवों को भी अपनी धरती नहीं लेने दी थी। उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। बच्चों, आप कहेंगे कि ये पंचतंत्र और हितोपदेश क्या है? बच्चों, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक ऐसी पाठ्य पुस्तिका है जिसमें उन्होंने जानवरों द्वारा किए गए क्रियाकलापों से मनुष्य जगत को मिलने वाली सीख का सुंदर चित्रण किया है और अनेक प्रकार से कई कहानियाँ लिखी हैं जिनमें केवल जानवरों की कहानियाँ सम्मिलित हैं। यद्यपि 5, 7 साल 10 साल तक के बच्चे उन कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन पढ़ने में वो कहानियाँ हर उम्र के बच्चों को अच्छी लगती हैं। वहीं हितोपदेश हमारे वेदों से निकले हुए हित की वाणी के उपदेश हैं, जिन्हें कथा परंपरा के उपयोग से और विकास की दृष्टि से इन्होंने अपने इस कथा साहित्य में एक विशेष रूप से स्थान प्रदान किया है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे अक्सर गधा कह देते हैं। बच्चों, कहा जाता है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन जानवर है, और जब हम किसी आदमी को भी
बेवकूफ़ बताने की चेष्टा करते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं कि वो गधा है, तो उसे गधा कह दिया जाता है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। सहिष्णुता का मतलब होता है सहन शक्ति। बच्चों, जो शब्दार्थ कठिन होंगे वो आपको बोर्ड पर कराए जाएंगे। बहुत से शब्दार्थ पाठ्य पुस्तिका के पीछे दिए हुए हैं, चैप्टर के पीछे प्रश्न शब्दार्थ भी हैं प्रश्नोत्तर से पहले, तो आपको वो शब्दार्थ याद भी करने हैं। और ये लेखक परिचय जो है ये आपको सबसे पहले कॉपी में करना होगा। तो याद रहे, कॉपी और पुस्तक दोनों बाजार से परचेज करनी है। तो बच्चों, सहिष्णुता का मतलब होता है सहन शक्ति। सहिष्णुता यानी सहन शक्ति। उसकी निरापद सहिष्णुता ने ही उसे ये पदवी यानी उपाधि, पदवी यानी उपाधि या स्थान, यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है और ब्याई हुई गाय तो अनायास का मतलब है अचानक, अनायास यानी अचानक। गाय सींग मारती है और ब्याई हुई गाय तो अचानक ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। बच्चों, यहाँ ये बात समझाई गई है कि जहाँ हम गधे को मूर्ख कहते हैं, जहाँ हम गधे को क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, वहीं और जानवर भी जो हैं वो मूर्ख कहे जाने चाहिए, लेकिन गधे को ही मूर्ख क्यों कहा जाता है? कहीं ना कहीं लेखक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि गधा जो है हर प्रकार से अपनी स्वामी भक्ति निभाता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, गधा कहा जाता है। यद्यपि गधे का असली नाम वैशाख नंदन होता है, लेकिन उस गधे के नाम से आज बहुत से मनुष्यों को भी उनकी बेवकूफ़ी की वजह से गधा कह दिया जाता है। इस कहानी में भी आप पढ़ेंगे, गधे का जिक्र जब आएगा कि वो इतना स्वामी भक्त होता है कि वो यहाँ कुत्ते से भी अधिक स्वामी भक्ति प्रकट करना चाहता है। जहाँ कुत्ता जिसकी रोटी खाता है उसका पूरी तरह से उपकार चुकाता है, लेकिन गधा जो है वो उससे भी अधिक स्वामी भक्ति निभाने को तैयार है। तो यहाँ उसके सीधेपन की वजह से, उसके भोलेपन की वजह से उसे क्या कहा जा रहा है, गधा कहा जा रहा है। जहाँ गाय बहुत सीधी होती है, लेकिन गाय जब सींग मारती है तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती है, और वहीं ब्याई हुई अर्थात जिसके अभी अभी बच्चे का जन्म हुआ है वो तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए ना तो सुना गया ना देखा गया। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, लेकिन उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसा कहा जाता है कि वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो,
पर हमने तो कभी खुश होते उसे नहीं देखा। देखिए बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था कि वैशाख नंदन गधे को कहा जाता है। अब इसे वैशाख नंदन क्यों कहा जाता है, उसके पीछे भी एक बात छिपी हुई है। अब वो बात क्या है वो सुनिए। वैशाख का महीना चैत्र के बाद आता है। यदि हिंदी महीने आपको याद हैं तो वैशाख का महीना हिंदी महीने में चैत्र के बाद आता है, यानी दूसरे नंबर पे जो महीना आता है वो होता है वैशाख। अब वैशाख के महीने में आपको अच्छे से पता है कि गर्मी की शुरुआत होती है, और जब गर्मी की शुरुआत होती है तो धरती पर जो हरी हरी घास होती है वो घास पीली पड़ जाती है। जो घास पीली पड़ जाती है उस घास को देखकर गधा कुलेल करने लगता है। अब यहाँ कुलेल का क्या मतलब है? कुलेल का मतलब है कल्लोल। इसमें वो बात ग्रामीण या देशज शब्द के रूप में लिखी हुई है। तो कुलेल का मतलब है कल्लोल या उछल कूद। कल्लोल, उछल कूद, कल्लोल या उछल कूद, या फिर उसका मनोरंजन मान लीजिए कि वो एक प्रकार से क्या करता है, मनोरंजन करता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। बच्चों, इसका कारण क्या है? यदि आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि गधा जो है उस समय अपने मन में ये सोचता है कि धरती की जो घास पीली पड़ गई है, इस घास को पीले पड़ने में मेरा सबसे अधिक सहयोग है। अर्थात गधा सोचता है कि गधे ने हरी हरी घास खा ली और पीली पीली घास आ गई, और ये सोच सोच के ही गधा वैशाख के महीने में वो मोटा हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैशाख के महीने में गधे मोटे क्यों हो जाते हैं। जो गधे को पालते हैं वो ऐसा बताते हैं कि केवल 12 महीनों में, वैशाख के महीनों में ही गधों का वजन बढ़ जाता है, और उसका कारण ये है कि जो धरती की घास पीली पड़ जाती है उसको देखकर वो बड़ा खुश होते हैं, और उनके मालिक बताते हैं कि वो खुशी उनको मोटा कर देती है। इसलिए गधे के लिए कहा गया है कि केवल वैशाख में चाहे एक आध बार वो कुलेल कर लेता हो, पर हमने उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते हुए कभी भी देखा नहीं गया है। ऋषियों मुनियों ने जितने गुण यहाँ एक सामान्य मनुष्य के लिए बताए हैं वे उसमें पराकाष्ठा के रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात उच्च कोटि के ऋषि मुनियों के जो सहन शक्ति, दया, भावना के गुण होते हैं वही सारे गुण एक गधे में दिखाई देते हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं भी देखा नहीं गया। अब मनुष्य उसके इन अच्छे गुणों के कारण उसे बेवकूफ़ क्यों कहता है, ये तो मनुष्य ही जाने। गधा आखिर फिर गधा क्यों होता है, इसका रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है। संसार में कदाचित सीधापन के लिए उपयुक्त कोई शब्द नहीं है। देखिए भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब बच्चों इसमें ध्यान देना है कि ये जो बात इसमें कही गई है ये प्रेजेंट की नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो कहानी बहुत पहले की लिखी हुई है। उस समय जो भारतवासी दक्षिणी अफ्रीका में रहते थे उनके साथ बहुत अत्याचार होते थे। उन लोगों को काला कहकर अपमानित किया जाता था। उन्हें वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी जो गोरे लोगों को मिलती थी। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि भारतवासियों की अफ्रीका में जो दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते,
चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। बच्चों, यहाँ क्या बात कही गई है, ये परिचय दे रहे हैं कि देखो, यद्यपि हम ये कहानी यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन उस कहानी से पहले प्रेमचंद जी हमें ये बताना चाहते हैं कि जिस समय की ये कहानी है, तत्कालीन समय में हमारे भारतवासियों की, जो भारतवासी शिक्षा अर्जन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका में जाते थे या अमेरिका में जाना चाहते थे, तो क्यों अमेरिका के लोग भारतवासियों को अपने देश की सीमा में प्रवेश नहीं करने देते थे? क्यों दक्षिणी अफ्रीका में भारतवासियों के साथ अपमान भरा व्यवहार होता था? क्योंकि उन लोगों का मानना था कि ये भारतवासी हैं, ये गरीब राष्ट्र से हैं और ये काले हैं और हम गोरे हैं। इसी बात का उन्होंने बहुत ज़्यादा अपमान भारतवासियों का किया। जो सारी सुविधाएं गोरों को प्राप्त होती थी वो भारतवासियों को प्राप्त नहीं होती थी। तो प्रेमचंद जी यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तो निश्चित ही हम सभ्य कहलाने लग जाते, क्योंकि हम गधों की भांति उन लोगों की हर बात को स्वीकार कर लेते थे। उन्होंने कहा कि ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो हमने स्वीकार कर ली। इसका मतलब विरोध करने की क्षमता प्रकट नहीं की। तो जहाँ विरोध नहीं होता है वहाँ इंसान सीधे व्यक्ति को क्या समझ लेता है? गधा समझ लेता है। ये बात यहाँ गधे की क्यों कही गई है कि हमारे संसार में लोग ऐसे ही हैं। जहाँ कोई व्यक्ति अपने सीधेपन के साथ संसार में जीवन यापन करता है और किसी से किसी प्रकार की बगावत नहीं करता है, तो लोग उसे सीधा समझकर उसका मजाक बनाते हैं और मन ही मन न जाने उसे क्या क्या कहते हैं। यद्यपि सामने भी कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं और वो सहिष्णु व्यक्ति कुछ ना बोलते हुए हर प्रकार से हर बात को सहन कर जाता है। और यही बात उन्होंने यहाँ पर शुरुआत में समझाई कि हमारे भारतवासियों के साथ भी ये जो अपमान भरा व्यवहार हो रहा है उसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों में अब तक विरोध करने की शक्ति जागृत नहीं हुई। यद्यपि ये बात उस समय की है, आज की नहीं है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। बच्चों, बात यह है कि उससे कम गधा यानी वो विरोध करता है। गधा कभी विरोध नहीं करता और बैल जो होता है वो कभी कभी विरोध कर जाता है, अकड़ जाता है तो अकड़ ही जाता है, फिर लाख डंडे मारो तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो उससे कम गधा है और वह है बैल। अब ये बैल क्या है? जो खेतों में कार्य में लगा दिया जाता है। बच्चों, पहले ऐसी गाड़ियाँ नहीं होती थी जो खेत जोतने का काम करती थी, उस समय बैल ही खेत जोतते थे। यद्यपि ये निरापित ब्राह्मण इतना जानवर जो है वो इतना सुरक्षित नहीं था कि जितना हम समझते हैं। यद्यपि इनको खरीदकर लोग खेतों में दिन भर काम में लगाए रहते थे और बेचारों को दिन में कोई 1-2 बार पानी पीने को मिलता था और वही जो सुबह घर से निकलते थे चारा खा के, उसके बाद शाम को ही चारे के दर्शन होते थे। तो ये उस समय मनुष्य ही अपना पेट भर ले तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए लोगों में इतनी क्षमता और इतनी ताकत नहीं थी कि वो 2 बड़े बड़े जानवरों की भी रक्षा कर सकें। लेकिन फिर भी यहाँ पर बैलों की कथा के माध्यम से उनके अपार स्नेह और उनकी मित्रता के प्रेम संबंध का सुंदर चित्रण किया गया है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कभी कभी रीतियों से अपना असंतोष प्रकट भी कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से तो नीचे है। कहने का मतलब है कि गधा कभी अड़ता नहीं है,
गधा कभी विरोध नहीं करता, गधे को जो मिल जाता है उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन बैल जो है वो हर बार ऐसी स्थिति में नहीं देखा जाता है। इसलिए गधे से कम मूर्ख जो कहा जाएगा वो बैल को कहा जाएगा। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब बच्चों यहाँ से कहानी शुरू हो गई। एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जो किसान है, कृषक है, जिसका नाम है झूरी काछी। अब ये काछी जो होती थी एक जाति होती थी बच्चों, निम्न जाति के लोग होते थे। तो काछी जाति का जो किसान है जिसका नाम है झूरी, उसके 2 बैल हैं हीरा और मोती। उनके नाम है हीरा और मोती। यद्यपि मोती थोड़ा चंचल स्वभाव का है और हीरा थोड़ा कोमल स्वभाव का है, लेकिन दोनों में इतनी गहन मित्रता है कि दोनों किसान का संपूर्ण कार्य मिल बांट कर करते हैं, और जब तक दूसरा पानी में मुंह न डाले तब तक पहला व्यक्ति भी पानी में मुंह नहीं डालता है। अर्थात पानी साथ पीना, चारा साथ खाना, साथ में खेलना, साथ में कल्लोल करना, हर प्रकार से हर काम उनका साथ साथ होता था। और झूरी भी उन बैलों से बहुत प्रेम करता था। दोनों पछाई जाति के थे बच्चों। बैलों की एक जाति होती है पछाई जाति, जैसे राठी जाति गाय की होती है, तो उसी प्रकार से पछाई जाति जो होती है वो बैल की होती है। देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे। बहुत दिनों के साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उन दोनों के अंदर ऐसी गुप्त शक्ति थी कि वो दोनों एक दूसरे की मन की बात बड़ी ही आसानी से समझ जाते थे, और इतनी आसानी से उन्होंने अपनी संपूर्ण बात को इस कहानी में स्पष्ट किया है। तो बच्चों, आज के प्रथम लेक्चर में हमने जो प्रेमचंद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी, उनकी व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय से संबंधित उस जानकारी को प्राप्त किया है। वहीं हमने 2 बैलों की कथा की शुरुआत कर दी है। यद्यपि ये कहानी अभी बहुत लंबी है, तो जितनी हमने कहानी पढ़ी है उससे संबंधित गृह कार्य के प्रश्न आप नोट कीजिए, और जो मार्केट से आप A4 साइज की 200 पेज की कॉपी बनाएंगे उसमें सबसे पहले आपको मुंशी प्रेमचंद का व्यक्तिगत परिचय जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है वो लिखना है। परिचय आपको मुख्य रूप से कोई 10-12 लाइन का लिखना है। पहले नंबर पे जो बिंदु आएगा उस बिंदु में आपको व्यक्तिगत परिचय डालना है। कैसे डालना है? देखिए, आप प्रेमचंद का व्यक्तिगत परिचय, तो आप लिखेंगे प्रेमचंद का व्यक्तिगत परिचय। तो व्यक्तिगत परिचय में आपको सारी बात लिखनी है। उसके बाद में प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय भी लिखना है। तो प्रेमचंद का व्यक्तिगत परिचय और फिर आपको लिखना है प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय, और इसको इस तरीके से लिखना है क्योंकि आपको कक्षा 10 में भी ये नियमित रूप से याद करने पड़ेंगे। जैसा पाठ्यपुस्तक में दिया है, पहले जन्म, जन्म स्थान, उसके बाद उनका अभावों से ग्रस्त जो व्यक्तिगत जीवन था, किस प्रकार से उन्होंने कष्टों को सहन करते हुए लेखन कार्य प्रारंभ किया, ये आपको व्यक्तिगत जीवन में लिखना है जो पाठ्यपुस्तक में लिखा है। फिर प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय,
कि किस प्रकार से उन्होंने प्रथम रचना सोजे वतन लिखी, जिसके उपरांत वो अंग्रेज़ों द्वारा जेल में डाल दिए गए और अंग्रेज़ों के इस रुष्ट व्यवहार से प्रेमचंद की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने निश्चित रूप से अपना नाम बदलकर सरकारी विभाग से इस्तीफा देते हुए तुरंत ही मुंशी प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य प्रारंभ किया और किस प्रकार से वो नवाब राय से मुंशी प्रेमचंद हो गए, ये संपूर्ण बात जो प्रारंभ में आपको बताई गई है वो साहित्यिक परिचय में आपको लिखनी है। इस तरह 2 पॉइंट बनाकर आप इसका लेखक परिचय लिखेंगे। उसके उपरांत आपको गृह कार्य के 2 प्रश्न और करने हैं। वो प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। मुंशी प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है और झूरी के 2 बैल किस नाम से जाने जाते हैं। झूरी के 2 बैल किस नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों, आपको आज के गृह कार्य के रूप में ये क्वेश्चन करने हैं और अन्य कोई प्रश्न आपके मुंशी प्रेमचंद से संबंधित या तत्कालीन समाज से संबंधित या इस कहानी से संबंधित बनते हैं तो उन्हें भी अपनी पुस्तिका में लिख कर रखने हैं और नियमित कक्षाओं के दौरान पूछने हैं। धन्यवाद।